44 साल की ये जातिका हैं और इनकी महादशा बृहस्पति भगवान की चल रही है। इन जातिका को एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है, वो है इनको ENT की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हम लग्न चार्ट को देखते हैं तो हमारा ये दूसरा भाव जो है ये हमारे गले को दिखाता है और यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। मीन राशि बनी है, इसके स्वामी बने बृहस्पति जिनकी दशा चल रही है और बृहस्पति ही जाकर 8वें स्थान पर बैठ गए हैं कन्या राशि में। तो यही डैमेजिंग हो रहा है। जो इनका प्रश्न था इसका उत्तर बड़ा संक्षेप में है कि दूसरे घर का स्वामी जब बिगड़ जाता है तो ENT की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इनकी कुंडली में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस पर मैं एक एक करके विवरण देता हूँ। इनके जो लग्नेश है पहले घर के स्वामी वो हैं शनि भगवान, क्योंकि 11 नंबर लिखा है यानी कुंभ राशि, और कुंभ लगन का स्वामी शनि भगवान यहाँ जाकर 8वें स्थान पर बैठ गए हैं। 8वें स्थान पे लग्नेश का चला जाना अपने आप में ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग करता है, कुंडली को शक्तिहीन कर देता है। और लग्नेश शनि भगवान का 8वें स्थान पे जाना और चंद्रमा को साथ में ले लेना, तो ये विष योग का निर्माण हो गया है। यहाँ पर लग्नेश के साथ अगर विष योग का निर्माण हो रहा है 8वें घर में तो जीवन में बहुत सारी उठापटक रहेगी। और यही जो इनका प्रश्न है कि इनको जो प्रॉब्लम है ENT की, तो दूसरे घर का स्वामी भी इसी विष योग में जाकर युति बना लिए हैं। तो बृहस्पति क्या कर रहे हैं, शनि और चंद्रमा के साथ में जो पहले ही विष योग लेकर बैठे हुए हैं, लग्नेश है शनि, इसलिए प्रॉब्लम इनकी गहन हो गई है। कुंडली में और क्या हमें देखना चाहिए, लग्नेश देखना चाहिए, धनेश देखना चाहिए दूसरे घर का स्वामी, और उसके बाद लाभेश देखना चाहिए। तो यहाँ पे 9 लिखा है लाभ के स्थान पर और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो लाभ इनको जीवन में मिलता रहेगा, एक अच्छी लक्ष्मी इनके पास में रहेगी। लेकिन इस घर के भी स्वामी यहाँ पे 9 लिखा है यानी धनु राशि, इस घर के भी स्वामी बृहस्पति होते हैं, वो भी जाकर 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं। तो जब भी हम बृहस्पति को अपने मजबूत करेंगे तो हमारी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो भी कम होंगे और हमारा जो लाभ स्थान है वो भी अच्छे से लाभ देगा। अब इस कुंडली में जब हम एक नज़र मारते हैं तो यहाँ पे राहु और केतु इनके बीच में सारे प्लैनेट इकट्ठा हो गए हैं। तो जब ये स्थिति बनती है तो हम इसे ही काल्पसर्प दोष कहते हैं। अब काल्पसर्प दोष में यदि बाउंड्री पर यानी जैसे जहाँ केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर और भी प्लैनेट आके बैठ जाते हैं तो ये और अतिरिक्त दुर्योग लगा देते हैं। काल्पसर्प तो लगा हुआ है, ये अतिरिक्त और कर देते हैं। देखिए यहाँ पर केतु विराजमान है और केतु भगवान ने सूर्य के साथ में ग्रहण योग बना लिया है, केतु भगवान ने बुध के साथ में जड़ योग बना लिया है, केतु भगवान ने मंगल के साथ में अंगारक दोष बना लिया है। अब ये 3 दोष ऊपर से लद गए हैं, पहले ही इनको काल्पसर्प लगा हुआ है। काल्पसर्प की क्या डेफिनेशन होती है, जब भी राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट या तो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाए या ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाए। इसी प्रकार हम इसको और सरल शब्दों में समझ सकते हैं, जब भी हमें 5 घर खाली दिखाई दे, 5 घर खाली दिखाई दे तो ये काल्पसर्प की दूसरी परिभाषा है। तो एक साथ इनकी कुंडली में बहुत सारा विध्वंस हो गया है। जब भी काल्पसर्प दोष लगता है तो क्या काल्पसर्प दोष लाभ देने वाला होता है? वैसे तो ये नुकसान करता है, लेकिन किसी किसी स्थिति में ये लाभ भी देता है। तो लाभ को हम किस प्रकार देते हैं वो आप समझिए। जहाँ जहाँ राहु केतु बैठे हैं उस घर के स्वामी के साथ अगर दृष्टि संबंध बन जाए, जहाँ जहाँ राहु और केतु भगवान बैठे हैं यदि उस घर के स्वामी के साथ दृष्टि संबंध बन जाए तो ये अति उत्तम होता है और अच्छे फल देने वाला होता है। लेकिन राहु और केतु अकेले होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अकेले नहीं बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा विवरण देता हूँ। देखिए केतु यहाँ पर 10 नंबर लेकर बैठे हैं तो घर का स्वामी शनि भगवान बने और केतु भगवान की 9वीं दृष्टि शनि भगवान पे पड़ रही है, तो ये तो लाभ वाला हो गया। जहाँ राहु बैठे हुए हैं ये चंद्रमा का घर है, 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, केतु भगवान की 9वीं दृष्टि या तो राहु भगवान की पड़े या केतु भगवान की पड़े,
तो यहाँ पर केतु भगवान की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ये भी हमें लाभ देने वाला है। इसके अतिरिक्त 2 पॉइंट और रहते हैं। चौथे घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी यदि राहु केतु भगवान के साथ में हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। तो इस घर के स्वामी शुक्र हैं जो लाभ स्थान पर बैठे हैं, इनका कोई भी दृष्टि संबंध राहु केतु भगवान से नहीं बन रहा है। चौथा पॉइंट समझिए, ये 10वां घर है। इस घर के स्वामी 8 लिखा है वृश्चिक राशि यानी मंगल भगवान, और मंगल तो केतु के साथ में बैठे हुए हैं। तो 4 में से 3 पॉइंट जो है वो ये बता रहे हैं कि ये कालसर्प दोष लाभ देने वाला है। लेकिन मैंने फिर एक बात कही है कि कालसर्प दोष की जब हम लाभ की गणना करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये भले ही प्लैनेट मंगल, सूर्य और बुध ये भले ही नीचे कहीं बैठे होते हैं लेकिन साथ में नहीं होना चाहिए। तो इनको अपने जीवन में बहुत सारी अतिरिक्त सुरक्षा लेके चलना है। कालसर्प लगा है हड्डी, दांत, बाल, त्वचा और जो गले की प्रॉब्लम है, इनकी जल तत्व की प्रॉब्लम होगी क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ फंसे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से इनको बचना है और मैं इन्हें एडवाइस करूँगा कि ये कालसर्प दोष का विधिवत उपाय कराएं तो ये कुंडली पावर में आएगी। नहीं तो ये कुंडली बहुत ज़्यादा जगह से डैमेज हो गई है। एक तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं और दूसरा ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। केवल शुक्र ही इस कुंडली में श्रेष्ठ बने हुए हैं। शुक्र का पावर से इनके जीवन चल रहा है। शुक्र बहुत अच्छा पावर देते हैं और जब भी, एक बात समझिए, जब भी हमारे बृहस्पति अगर कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं तो हमें अपने शुक्र को मजबूत करके चलना चाहिए। नवांश कुंडली में यदि हम देख रहे हैं तो भाव बहुत अच्छे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि यदि इनका विधिवत कालसर्प योग जो लगा हुआ है उसका विवरण जो मैंने दिया है, यदि उस पर ये काम करते हैं और रेमेडी करते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नवांश कुंडली में राहु अपनी अच्छी जगह बैठे हैं, शुक्र भी धन देने के लिए बैठे हैं, सूर्य मंगल भी इनके अच्छे हो गए हैं, शनि भगवान इनको शत्रुघ्नता का योग बना रहे हैं। नवांश कुंडली में हम भाव की गहनता देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में जाकर आगे की जिंदगी में हमें लाभ देगा। नवांश कुंडली में एक जगह इनके जो बृहस्पति हैं ये गड़बड़ हो गए हैं, ऊपर तो गड़बड़ है ही हैं और यहाँ पर भी गड़बड़ हो गए हैं, इसलिए ये भाव वर्गोत्तम हो गया है। ऊपर भी गड़बड़ और नीचे भी गड़बड़, और इनके जो विवाह का घर है उसमें गुरु चांडाल केतु के साथ में बृहस्पति ने बनाया है। तो जब भी यहाँ पर कालसर्प दोष का निवारण होगा तो यहाँ पर ग्रहण पूजन, अंगारक पूजन और जड़योग जो लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे विषयोग जो लगा हुआ है, इसका भी निवारण इन्हें करा लेना चाहिए। तो जीवन सुरम्य होगा, खुशियाँ बढ़ेंगी।